अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम साहब। वालेकुम मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं आप? मैं दुनिया टीवी और लाहौर के चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि आपने युवास को चुना आज कवरेज के लिए। और ये हम इस वक्त पेट सेंटर में खड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर उज़मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं पेट सेंटर में। और ये हम इस वक्त राइट नाउ वी आर इन ट्रीटमेंट रूम। डॉक्टर साहब, अब लोग इंसानों से कम और जानवरों से प्यार ज़्यादा करने लग गए, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि जो सोशल हमारी नॉर्म्स हैं, इसमें हर इंसान में एक बड़ा वो होती है कि मैं अपनी अफेक्शन किसी से जाहिर करूं। तो बहुत बड़ी तादाद है जो अपने पेट्स के जरिए उसको मुकम्मल करती है। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बाद जब उन्होंने कहा कि घरों में मुर्गियां पालें, कट्टा पालें, तो उसके बाद आपके हॉस्पिटल में भी रश ज़्यादा हुआ? बिल्कुल जी, वो दोनों चीज़ें जो रूरल पोल्ट्री का एमरजेंसी एग्रीकल्चर प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है वो भी बहुत अच्छा है। और पोल्ट्री को मुझे साहब हम दो हिस्सों में करते हैं, एक कमर्शियल पोल्ट्री जो कंट्रोल शेड्स में है और दूसरी बहुत बड़ी तादाद है जो रूरल पोल्ट्री है। डॉक्टर साहब, इंसानों का इलाज तो बहुत मुश्किल और महंगा हो गया, जानवरों का इलाज कैसा है, सस्ता है? मैं समझता हूँ सस्ता ये भी नहीं रहा। अब बड़ी जदीद इसमें चीज़ें आ गई हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह ख़वातीन की प्रेगनेंसी में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है और बड़ा ख्याल करना पड़ता है, तो जानवरों की भी प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है और सी सेक्शन भी करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल जी, ये प्रेगनेंसी का पीरियड जैसे आपने कहा ह्यूमन में इम्पॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ कितनी बड़ी ख़वातीन उनकी ख्याल करती हैं फूड का, टेस्ट का। और फिर ये इन जानवरों में भी, चाहे वो कंपेनियन एनिमल्स हैं या फूड प्रोड्यूसिंग है, ये एक ब्रीडर या एनिमल उसके लिए हार्वेस्टिंग टाइम होता है कि हमने टोटल उसको एंड तक लेके जाना है और अच्छे तरीके से। लेकिन बसा औकात हमें कैट्स में और डॉग्स में भी और बड़े जानवरों में, गायों में भी, सिजेरियन भेड़ बकरियों में भी करना पड़ता है। और उसकी भी तमाम सहूलियात हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ख़वातीन जो हैं वो कैट ज़्यादा पालती हैं। जैसे ये मेरा ख्याल ज़ख्मी हालत में इसको लाया गया और खातून हैं साथ, तो क्या वजह है कि मर्द बिल्लियाँ कम पालते हैं? पता नहीं जी, शायद हमारा काम काज का जो एक सोशल है कि मर्द ने काम करना है। मैं आपस की बात, मेरे माई वाइफ इज़ अ कैट लवर और 3-4 बिल्लियाँ ज़रूर घर में होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ख़वातीन में शायद इसकी वो ज़्यादा है एक अफेक्शन का पहलू। आप बताइए कि ख़वातीन वाकई बिल्लियाँ ज़्यादा शौक से पालती हैं? हाँ जी, ख़वातीन बिल्लियाँ ज़्यादा शौक से पालती हैं क्योंकि वो लविंग ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा केयरिंग होती हैं। और कुछ उनके जो एक मदरली उनके अंदर एक चीज़ होती है ना, उस वजह से, जैसे ये कैट हमने रोड से उठाया है। अच्छा। और ये बहुत वर्स्ट इसकी कंडीशन थी, तो अब यहाँ पे इस हॉस्पिटल का भी हमें किसी ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लेके। तो अब आप इसको मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद घर ले जाएंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब हम जी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं। ट्रेनिंग चल रही है अल्ट्रासाउंड की। अच्छा। तो इसमें पूरे ये पंजाब गवर्नमेंट के लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं। और क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, तो ये 5 दिन की ट्रेनिंग आज मेरे ख्याल पहला दिन है, तो उसकी जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो चलें जी देखते हैं।
प्रोफेसर साहब 100 साल से ज़्यादा इस अरसा हो गया, इस कॉलेज पहले था फिर यूनिवर्सिटी, और इसे घोड़ा अस्पताल कहा जाता था। वो क्यों रखा गया इसका नाम यहाँ पे, हालांकि तमाम जानवरों का इलाज अब किया जाता है? ट्रेडिशनली इस इदारे में बने हुए तकरीबन 140 साल होने को आ रहे हैं। तो ओरिजिनली जब ये ब्रिटिशर्स इधर आए तो वो अपने साथ हॉर्सेस भी लेके आए थे, और जब वो हॉर्सेस उनके पैर ख़राब होने लगे और तो फिर उनकी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कोई जगह बनानी थी, कोई इदारा बनाना था। तो फिर ये ओरिजिनली यहाँ पर ये इदारा बना और इसका क़याम 1882 में हुआ, और यहाँ मेजॉरिटी उस वक़्त इक्वाइन यानी कि घोड़े थे। तो वो घोड़े की वजह से इसका नाम मुनासबत घोड़ा अस्पताल पड़ गया। जो निक नेम है वो इतना चला कि आज के दिन भी आप कहीं चले जाएं तो वो इसी नाम से मशहूर है। डॉक्टर साहब, आपकी खिदमात के इतराफ़ में कोई हुकूमत ने आपको अवार्ड या एजाज़ भी दिया? जी बहुत शुक्रिया। आई एम हम्बल टू मेंशन कि ये चीज़ें साथ साथ ही मेरे प्रोफेशन के चलती रहीं। शुरू में मैं मेंशन करना चाहूँगा बड़े इंकिसारी के साथ कि प्रोडक्टिव साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 3 साल का अवार्ड मुझे मिला। फिर PRC में 98 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। फिर मैं जब इस इदारे में आया तो बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर का अवार्ड मिला, और फिर 2008 में मुझे सितारा इम्तियाज़ से भी प्रेसिडेंशियल सिविल अवार्ड से हुकूमत ने रिकग्नाइज़ किया। और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ही ममनून हूँ। एक ये मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया एक टीम थी और जिसके साथ ये हम इतनी अचीवमेंट्स कर सकें। ज़ाती मसरूफियत क्या होती है, घर में क्या करते? मैं जी अपने आप को जब भी टाइम हो घर में बिज़ी रखने की कोशिश करता हूँ, और मेरी आदत है कि क्लीनलीनेस जो है, और आई डोंट नो कुकिंग, आई डोंट नो, मुझे चाय से ज़्यादा नहीं बनानी आती, लेकिन ये है कि और कभी कभी मैं अब यूट्यूब भी ज़रूर देख लेता हूँ, और बहुत ही वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन उस पर मौजूद है। म्यूज़िक सुनते हैं? म्यूज़िक भी बिल्कुल जी, मैं म्यूज़िक का भी, क्लासिकल का भी कभी टाइम मिले तो ज़रूर। कभी बचपन में या स्टूडेंट दौर में खुद भी गाया करते थे? नहीं, मैं कभी भी सिंगिंग या एक्टिंग या उस तरफ मेरा रुझान कम था। डॉक्टर साहब, 2020 में सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इस एकेडमी का इफ्तिताह किया। इससे पहले क्यों नहीं सोचा गया? ज़रूरत तो इसकी होगी पहले। जी, मैं थोड़ी लंबी हो जाएगी बात। देखें, ट्रेनिंग्स हम किसी भी शोबे में चले जाएं, आप फौज में देख लें, ब्यूरोक्रेसी में देख लें, प्राइवेट सेक्टर में देख लें, बतदरीज ट्रेनिंग्स चलती हैं और फिर प्रमोशंस होती हैं। हमारे शोबे में इसकी बड़ी फुकदान था, और यही सोच के हमने इसको टेक्निकल, मैनेजरियल, प्रोफेशनल, टीचिंग, ट्रेनिंग सारी हम इसके लिए ये दैट्स वाई वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के ज़रिए ये ग्रांट मिली और ये फुली यूटिलाइज है इस वक्त। डॉक्टर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी ने कोविड वैक्सीन भी तैयार की, कहाँ तक पहुँचा प्रोसेस? मैं समझता हूँ कि लकीली प्रोफेसर ताहिर याकूब की क़यादत में ये ग्रांट भी CM साहब ने हमें दी पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की वसातत से। तो डॉक्टर साहब बताइए।
जी, मैं वैक्सीन जो काम जो है हमने सीएम साहब ने कहा, बल्कि उससे पहले नबील अवान साहब एक सेक्रेटरी हेल्थ होते थे, उन्होंने हमें उनके साथ बड़े अच्छे लोग बंदे थे, उनके साथ मिलके उन्होंने हमें कहा था कि इस ये काम करें। तो हमने जो डिमांड की थी 100 मिलियन की डिमांड की थी सेक्रेटरी साहब से, और ही टॉक टू सीएम, और सीएम साहब ने एट वंस जो है अप्रूव कर दिया। तो वो फिर इस पर हमने काम शुरू किया। तो हमने जो गवर्नमेंट को टारगेट दिया था कि हम 6 माह के अंदर जो है एनिमल ट्रायल या प्री क्लिनिकल ट्रायल जिसे कहते हैं वो कंप्लीट करके दे देंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है वो कंप्लीट करके गवर्नमेंट को रिज़ल्ट दे दिए हुए हैं, जिसमें हमने 3 स्पीसीज़ जो हैं, मंकीज़ हैं, माइस हैं और जो रैबिट हैं, इनके अंदर हमने ये सैंपल करके वैक्सीन लगा के उनका सारा एनालिसिस करके गवर्नमेंट को बता दिया कि दिस वैक्सीन इज़ अ सक्सेसफुल वैक्सीन। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द कि गवर्नमेंट का रिस्पांस कब आता है और वो हमें क्लिनिकल ट्रायल की तरफ कब लेके जाती है। जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी फॉर द क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि हमारा वेटनरी पार्ट है तो अब इसमें हमें हेल्थ वाले लोग भी चाहिए होंगे, तो हेल्थ और वेटनरी मिल के इसके क्लिनिकल ट्रायल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह ये वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, स्मार्ट लॉकडाउन और वो सीवरेज में कुछ आपने कोविड पॉजिटिव को तलाश किया, वो क्या था? एग्जैक्टली ऐसा है कि जब मैं, क्योंकि मैं सियाग का मेंबर था, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप जो है मैं उसका मेंबर था, तो इनिशियली आपको पता है जब एक बड़ा ही लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया था, लोग बताते नहीं थे, डरते थे। और आपने जैसे पता होगा कि हमारे कुछ लोग जो है ज़ायरीन आए और फिर वो दौड़ गए और उनको सर्च करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने गवर्नमेंट को मशवरा दिया कि वाई नॉट वी गो इलाके के लोग हैं उनका सीवरेज को चेक किया जाए, तो उससे हमें आइडिया हो सकता है, क्योंकि इससे पहले पोलियो पे इस पर काम हो रहा है, आपको पता। तो फिर हमने क्या किया, इनिशियली 3 हॉस्पिटल सेलेक्ट किए जो कोविड वार्ड थे उनके, वहाँ के पेशेंट का सैंपल लिया। हमने देखा कि एक पेशेंट से कितना वायरस जो है वो पर डे निकलता है। तो सीवरेज पे हमने पहले हॉस्पिटल के सीवरेज से देखा, फिर उसके बाद लाहौर के 108 डिस्पोजल पंप हैं, हमने सारे 108 डिस्पोजल पंप जितने भी वासा के एरिया में सबका जो है वहाँ से सैम्पलिंग की। और उस सैम्पलिंग करने के बाद फिर हमने जब हमें वायरस डिटेक्ट हो गया, हमने कर लिया, तो अब अगला मसला आता था कि अब इसको एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाए जिसकी बेस से हम ये कह सकें कि इस जो डिस्पोजल पंप है इसके पीछे इतने जो है वो बंदे वायरस शेड कर रहे हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि पूरा इलाका लॉकडाउन करते थे, देन वी यूज एक टर्म आई जो है स्मार्ट लॉकडाउन। फिर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी जो हमारी अपनी लैब की थी, माइक्रो लॉकडाउन था। माइक्रो लॉकडाउन क्या था कि हम एक घर जो है वो उस गली के अंदर पॉइंट आउट कर लेते थे, उसी डिस्पोजल पंप से पीछे जाते जाते उस घर तक पहुंच जाते थे जहाँ, तो फिर हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करते कि ये घर जो है इसमें इसको यहाँ से वायरस आ रहा है। तो आपने देखा हो कि एंड पे जाके एक एक घर को लॉकडाउन होना शुरू हो गया था। कभी तो ऐसा भी हुआ कि घर जो है वो गलत आइडेंटिफाई हो गया? नहीं, वो हमारा ये तो कभी नहीं हुआ कि हमसे आइडेंटिफाई गलत हुआ। ये है कि लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो, ये हो ज़रूर हुआ है कई दफ़ा। डॉक्टर साहब, जो आपकी वैक्सीन कोरोना वैक्सीन है उसकी मुद्दत मियाद कब तक रहेगी? अच्छा, इसमें यह है कि हमने ये वैक्सीन जो है, जैसे समझे इनिशियली वैक्सीन आई थी चाइना की साइनोफार्म और साइनोवैक जो थी, अब हमने उससे मिलती जुलती वैक्सीन बनाई है। मतलब इसी कॉल्ड एज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इसे कहते हैं या किल्ड वैक्सीन कहते हैं। इसकी मुद्दत अभी तक जो है वो 6 माह तक है कि पहले हम एक प्राइमरिंग करते हैं, पहली डोज लगती है, उसके बाद 28 डेज़ पे जाके इसकी बूस्टिंग करते हैं, उसके बाद जो 6 माह तक इसका जो टाइटर है वो कर। बल्कि आजकल हम एनिमल के अंदर वो जो ट्रायल जो है वो देख रहे हैं कि उन एनिमल की जो पॉजिटिव जिनका हमने वैक्सीन की था उनका टाइटर कब तक रहता है। तो ये काम हमने शुरू किया, होपफुली इसका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा कि दोबारा हमें इसकी बूस्टिंग। जो बाहर की वैक्सीन है उसके मुकाबले में इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी कम नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी वैक्सीन बहुत अच्छी है, लेकिन हमने चाइना की वैक्सीन भी साथ लगाई थी इससे, तो कोई रिज़ल्ट हमें मैं कहूँगा हमारा रिज़ल्ट कुछ कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर मिले थे एज़ कम्पेयर टू द चाइना वाली वैक्सीन।
इस वक्त मुजाहिद साहब हम इस युवास इदारे के सबसे जो की मैं समझता हूँ और हिस्टोरिक पॉइंट है जिसको हम आउटडोर हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ खड़े हैं और मेरे साथ ही डॉक्टर जवेरिया हैं जो क्लिनिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसकी चेयरपर्सन है और डॉक्टर एजाज हैं जो इस आउटडोर के इंचार्ज हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से आउटडोर में क्या तरीकाकार है, जानवर लोग लेकर आते हैं, ट्रीटमेंट कैसे शुरू होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे कदीम हॉस्पिटल है जो जानवरों के इलाज के लिए बनाया गया। 1882 से ये चल रहा है और तरीक़ाकार इसके ये है कि सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ घोड़ों का इलाज किया जाता था। उसके बाद इसको इसलिए फ़ियाम में शायद आपने सुना हो घोड़ा अस्पताल कहते हैं, तो वही नाम अब तक उसकी मुनासबत से चलता आ रहा है। लेकिन उसके बाद फिर बाकी सारे जानवरों का भी इलाज शुरू हो गया और सेटअप हमारा ये है कि ये आउटडोर हॉस्पिटल है। यहाँ पर सबसे पहले एक किस्म की रजिस्ट्रेशन होती है सारे जानवरों की। जब रजिस्टर हो जाता है जानवर तो अगर मेडिसिनल केस हो, फिजिशियन ने देखना है तो हमारे पास रह जाता है। अगर इसका कोई थीरियो का कोई प्रॉब्लम है या उसका सर्जरी का कोई मसला है तो वो फिर उधर रेफ़र कर दिया जाता है। और बाकी केसेस जो हैं वो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ देखी जाती हैं, यहाँ पर गाय भैंसें देखी जाती हैं और घोड़े भी यहाँ पर देखे जाते हैं। डोंकीज़, घोड़े, जो भी इक्वाइन फैमिलीज़ में सारे जानवर आते हैं वो यहाँ, रूमिनेंट्स और इक्वाइंस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इंसानों में तो शुगर, ब्लड प्रेशर के मर्ज ज़्यादा हैं, जानवरों में मर्ज कौन सा ज़्यादा होता है? जानवरों में हमारे पास, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों का मौसम है तो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा आ रही है। उसमें एक बीमारी इसको बोलते हैं PPR बोलते हैं, वो जो शीप गोट की बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाने वाली बीमारी है। क्योंकि जैसे मौसम चेंज, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से वायरस ग्रो करता है, तो वायरल इशू ज़्यादा नहीं लग गया हमारे पास। बाकी रूटीन के इशू हैं जिसमें नमूनिया के केसेस हमें ज़्यादा मिलते हैं, नज़ला ज़ुकाम के केसेस मिलते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी के जहन में सवाल है कि गाँव में या शहरों में मुर्गियाँ रखी जाती हैं या बकरियाँ रखी जाती हैं, बकरे रखे जाते हैं, तो जब जानवर वो बीमार होता है तो अक्सर ये फैसला घर वाले करते हैं कि उसको ज़िबा कर लें और उसको खा लिया जाए। क्या ऐसे जानवर का गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, इंसानी सेहत के लिए? हाँ, अगर हम ये देखते हैं कि बीइंग ए डॉक्टर हम ये देखते हैं कि जानवर को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जानवरों से इंसानों को लग जाए। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसको बोलते हैं ज़ूनोटिक बीमारियाँ जो इंसान जानवरों से इंसानों को लग जाती है। तो हम ये देख लेते हैं अगर जानवरों को कोई ऐसी बीमारी नहीं है, अगर फिर हम देखते हैं अगर कोई हैवी डोज एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं टीके, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा जब देते हैं वो गोश्त में या दूध में आते हैं, तो वो गोश्त खाने से बाद तो इंसान में भी रेजिस्टेंस, जो देखें AMR दुनिया का प्रॉब्लम बनता जा रहा है, ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। तो हम अगर कोई ऐसा एनिमल है जो बहुत वीक है, एमेसिएटेड है, जिसमें हैवी डोजेज एंटीबायोटिक लग रही हैं, तो हम उसको कहते हैं कि अवॉइड कर सकते तो कर ले। और कोई जिस तरह रेबीज की बीमारी है और डॉग ने बाइट की है, क्योंकि हालांकि गोश्त खाने से, दूध पीने से रेबीज होती नहीं है, लेकिन क्योंकि लिटरेचर ये कहता है कि ये सिक्रीशंस में आता है, तो दूध भी एक सिक्रीशंस है और ब्लड भी सिक्रीशंस है, तो फिर हम ऐसी बीमारी का रिस्क नहीं लेते जिससे इंसान को इन्फेक्शन हो जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे 24 घंटे आ सकते हैं मरीज जानवरों की सूरत में? मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैडम प्रोफेसर अनीला से कि जी क्या क्या सर्विसेज हैं आउटडोर में? हमारे यहाँ पे वैसे तो आप देख रहे हैं जैसे आउटडोर में एनिमल्स को ट्रीटमेंट की सर्विस है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ जो दूर दराज के फार्मर्स हैं उनके लिए 24/7 एक्सटेंशन सर्विस है, जिसमें हम हमारे डॉक्टर्स और हमारी एम्बुलेंस जाती है और उसमें हम रिप्रोडक्शन के केसेस या सर्जरी के केसेस या मेडिसिनल केसेस देखते हैं। इसके अलावा अगर फार्मर्स को कोई फॉर्म वगैरह तामीर करना है तो उसके लिए हम पत्तों की से जो कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी भी एडवाइजरी सर्विस है, वो भी हम दिलवाते हैं। इस वक्त हम क्वालिटी ऑपरेशन लेबॉरेटरी यूवास की उसमें मौजूद हैं और इसके बुनियादी मकासद क्या हैं और अब तक हम पिछले 10 सालों में क्या मेजर अचीवमेंट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर आफ्ताब अंजुम
मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये शेयर करें जी। हम इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो मेजर काम है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के रेफरेंस से। उसके तहत हमने एक अदद मिल्क अडल्ट्रेशन किट बनाई हुई है। इस किट की मदद से हम दूध में जो मिलावट की जाती है उस मिलावट को पकड़ सकते हैं। हम 12 मुख्तलिफ़ किस्म के जो अडल्ट्रेंट्स हैं जो मिल्क में, दूध में ऐड किए जाते हैं, इस किट की मदद से हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये किट हम कमर्शली प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक अचीवमेंट आपकी ये भी है कोरोना वैक्सीन के साथ साथ कि शुगर का इलाज भी यहाँ पे कोई बना है, कोई पट्टी करने का है। मैं जी बड़ा खुशी के साथ ये बता सकता हूँ कि हमारी युवास में फैकल्टी ने पिछले दिनों वो हमारे साथ ही हैं, डॉक्टर इरफान बजाए कि मैं बताऊं कि क्या बायोफिल्म बनाई, उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर इरफान सिद्दीक। जी, माई सर डॉक्टर इरफान सिद्दीक। बेसिकली ये जो हमने पट्टी बनाई है, ये शुगर के मरीज़ों को ज़ख़म जो पाउंड पे हो जाता है वो हील नहीं होता, तो उसको हील अप करने के लिए, ताकि वो हील अप हो और ज़ख़म की नौयत को भी देखा जा सके, तो ऐसी एक फ़िल्म बनाई है जिसको हम अपनी ज़ुबान में फ़िल्म बोलते हैं। ये पट्टी है जिसको हम ज़ख़म को सी थ्रू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ज़ख़म की हालत किस तरह की है, और इस पट्टी को उतारना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही डिग्रेड होगी। बायोडिग्रेडेबल है, पैच है जिसे हम बोलते हैं, और इसके अंदर जो ड्रग है नैनो पार्टिकल की फॉर्म के अंदर है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता वो डिज़ोल्व होगी और वहाँ पे अपना एक्शन शो करेगी। बार बार जो पट्टी उतारनी पड़ती है तो ये 48 घंटे बाद खुद ही से डिज़ोल्व होगी और फिर नई पट्टी आगे लगानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, अगर उन्हें कोई ज़ख्म हो जाए हाथ पे, पाँव पे, तो वो काटना पड़ जाता है, अक्सर केसेस ऐसे आते हैं, तो इसमें कितनी मददगार है आपकी ये पट्टी? जी, इसी के लिए हमने बेसिकली इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया है कि बेसिकली वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड वेसल्स जो हैं वो डेड हो जाती हैं। उन ब्लड वेसल्स को रीग्रो करने के लिए जो ड्रग मेडिसिन है वो बेसिकली उसके अंदर ये पावर है रीग्रो करने की, और सेकेंडली वहाँ पे क्योंकि ज़ख़म की नौयत इस तरह की है कि वो वहाँ पे हील अप नहीं होता, तो हील अप करने के लिए जब पट्टी लगाई जाती है नॉर्मली, तो पट्टी जब हम उतारते हैं तो ज़ख़म का कुछ हिस्सा भी आ जाता है। तो बेसिकली फोकस यही था माइंड में कि कोई ऐसी चीज़ हो जो वहाँ पे खुद ही डिज़ोल्व हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें उसको उतारना ना पड़े, तो इसी नौयत को ज़हन में रखते हुए इस चीज़ को किया गया। डॉक्टर साहब, इसको कमर्शियली भी इस्तेमाल अब किया जा रहा है, ये आम लोगों को दस्तयाब है ये पट्टी? जी, हमने इसके लिए डॉक्टर साहब की विसातत से इंडस्ट्री को भी अप्रोच किया है, और इसकी फाइन ट्यूनिंग के लिए डॉक्टर साहब ने एक प्रोजेक्ट भी सबमिट किया हुआ है फंडिंग एजेंसी को, तो मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि इसकी कमर्शलाइजेशन के हम पहलू में नेक्स्ट स्टेप में जा सकें। डॉक्टर साहब, जानवरों के हकूक़ का आप ख्याल करते हैं, कितना जुल्म होता है लाहौर शहर में? इसमें बहुत सारी जहतें बदल गई हैं जुल्म की। जो पहले ये 1890 में ये एक्ट था जो पार्लियामेंट के हवाले से जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट पे लागू था। जब पार्टीशन हुई तो फिर दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसको एज ए फेडरल एक्ट ये इम्प्लीमेंट रहा सारे मुल्क में। अब हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए प्रोविंशियल लेवल पे एक एनिमल वेलफेयर का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेके आ रही है, जो कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और SPCA चूँकि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है, और ये SPCA का इदारा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस के अंदर है शुरू से ही। तो इसके 17 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका सेटअप है जहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं और अमला होता है, ताकि जानवरों के साथ अगर कहीं भी कोई जुल्म हो तो वो जानवरों को हम कन्फिस्केट कर लेते हैं, उनको ले आते हैं, उनका इलाज मुआवजा करते हैं, उनको जुर्माने होते हैं वापस कर देते हैं। जुर्माने थोड़े हैं, आगे जो एक्ट ला रहे हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जुर्माने बढ़ा दिए जाएं।
प्रोफेसर साहब, आपके वालिद रेलवे में ऑफिसर थे और आप इस शोबे में कैसे आए? कोई बचपन में शौक था इस फील्ड में आने का? जैसा बहुत शुक्रिया आपने युवास को चुना कवरेज के लिए। और मेरा जमपल जिसको कहते हैं पंजाबी में लाहौर का ही है, और मुगलपुरा, और इधर मेरे वालिद साहब रेलवे में थे, और वी वर 5 सिबलिंग्स। तो उन्होंने जब मेरी बारी आई मैट्रिक के बाद, तो उन्होंने कहा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री, उस वक्त उनकी फोरकास्ट थी, मैं दाद देता हूँ उनको, कि उन्होंने कहा जी इसको आपने फ्यूचर में बड़ा अच्छा हो सकता है। तो फिर उन्होंने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बारे में सुन रखा था। तो मैं आफ्टर मैट्रिक इन लाहौर आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, वहाँ FSc मैंने की। और फिर सही पूछें तो मेरा वहाँ दिल नहीं लगा, तो फिर वेटनरी मेडिसिन जो बड़ा टॉप मेरिटेड प्रोग्राम होता है उसमें एडमिशन हो गया। तो लाहौर में भी था उस वक़्त, ये कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा था। तो फिर मेरे पास दोनों चॉइसेस थी कि मैं वहाँ भी करूँ DVM और या यहाँ करूँ। तो मैं ऑब्वियसली मैंने प्रेफर किया लाहौर आया, और यहाँ पर मैंने इस तरह वेटनरी मेडिसिन में मैं। प्रोफेसर साहब, बचपन आपका कैसा था? लाइक स्टूडेंट थे? वो फुटा शुटा लगाते थे स्कूल टाइम? मैं मेरा ख्याल एक अबव एवरेज, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक्सीलेंट, लेकिन अबव एवरेज स्टूडेंट। और मेरी मैट्रिकुलेशन ही भी सेंट एंड्रयूज़ हाई स्कूल GT रोड लाहौर से है, और फिर FSc एग्रीकल्चर, और फिर DVM मैंने इसी इदारे से की। और कभी सोचा भी नहीं था कि इस इदारे से मैं वाइस चांसलरशिप का भी ज़िम्मेदारियाँ कभी निभानी पड़ेंगी। और लेकिन इससे पेशतर USA से मैंने PhD की, और मेरी मुलाजमत का तकरीबन 2 दिहाइयाँ इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में भी काम करने का मौका मिला, और अमेरिका में भी तकरीबन 4.5 साल 5 साल PhD, और फिर 3 साल एक और मुझे मौका मिला काम करने का, और बहुत कुछ सीखा। और मेरी मिशन भी ये है कि जो चीज़ें वहाँ अच्छी सीखी हम यहाँ आके वापस उसको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। आपने तो अपने अब्बा की बात मानी, तो आपके बच्चे इस फील्ड में नहीं आए, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में गए, उसकी वजह क्या? मैं और मेरी अहलिया भी जी बड़े हम ओपन हैं, हमने फोर्स नहीं किया। जिस बच्चे ने जो चाहा, अब तक मेरे 2 बच्चे तो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, तीसरे अभी प्री इंजीनियरिंग की तरफ माइल है। बेटी मेरी आर्ट्स एंड डिज़ाइन में उसने किया है, और वो उसको पैशन है उसी चीज़ का। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने फोर्स नहीं किया, लेकिन आई लव माय प्रोफेशन, टीचिंग, रिसर्च, वेटनरी मेडिसिन एंड। प्रोफेसर साहब, हमारी सोसाइटी में एक आम तासुर है कि इस जानवरों के डॉक्टर को डंगर डॉक्टर कहा जाता है जी। तो शायद उस तरह से इज्जत की निगाह से किसी दौर में नहीं देखा जाता था। अब बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत फ़र्क पड़ गया। तो फ़र्क पड़ा है, क्या वजह उसकी? ये आसान पड़ा ही? अब वक्त गुजरने के साथ साथ, जब मैंने पढ़ा था तो 4 साल थी, अब 5 साल है। और अब हमारा मेडिकल साइंसेस की तरह का ही ये इसका पैटर्न है। वहाँ सिर्फ मॉडल ह्यूमन होता है, यहाँ हमें एक मॉडल नहीं है, बल्कि हमने काओ, बफलो, शीप, गोट, हॉर्स और पोल्ट्री, और फिर स्मॉल एनिमल जिसको हम कंपेनियन एनिमल कहते हैं, डॉग, कैट, उनसे भी डील करना है। डॉक्टर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रिसर्च है कि दूध की किल्लत हमेशा रही है पाकिस्तान में, लाहौर में, किसी भी शहर में, तो जानवरों को दूध ज़्यादा देने के लिए जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वो कितना नुकसानदेह है या उसमें कोई फ़ायदा भी है? 2 चीज़ें आपके सवाल हैं जी, कि एक तो इस यूनिवर्सिटी ने दूध बढ़ाने के लिए क्या किया, तो उसमें एक रिसेंटली पिछले साल ही हमने एक बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको इन विट्रो एम्ब्रियो प्रोडक्शन कहते हैं, उसकी लैब स्टैब्लिश की। और वो बल्कि मेरा ही डिपार्टमेंट था इधर आने से पहले, और वहाँ हमने लाइव काफ, जो जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी ह्यूमन में कहते हैं, अगर मैं उस तरह समझा पाया, तो वो हमने 4 लाइव काफ्स पैदा किए। इसका मतलब ये है कि हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट बड़ी तेज़ी के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। एक तो ये यूनिवर्सिटी का रोल है। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि मैं समझता हूँ कि हमें अवेयरनेस
स्कीम्स बड़ी, दूध की जो मिसकंसेप्शंस हैं, पोल्ट्री के गोश्त को इस्तेमाल करने के जो मिसकंसेप्शंस हैं, यूनिवर्सिटी ने पहले भी किया है, अब भी उन मिसकंसेप्शंस को अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि मार्केट में पुल पैदा हो और हमारे जो से वाबस्ता शोबा है दूध और गोश्त की इंडस्ट्री वो और फले प्रोफेसर साहब, हमारे मुआशरे में अब शेर पालने का भी रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उनके इलाज मुआवजे के लिए कुछ किया जाता है यहाँ पे, या आप सर्विसेज कोई प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल शेख साहब, इसमें हमारा जो पेट सेंटर के जो डॉक्टर की टीम है ये स्पेशलाइज्ड है और इसमें जितने भी जूज़ हैं, गवर्नमेंट के सफारी पार्क्स हैं, इनको जब भी कोई मुश्किलात आती हैं तशख़ीस में तो हमारी टीम वहाँ जाती है, उनकी रिक्वेस्ट पे देखती है। बाज़ दफ़ा पोस्टमार्टम की हमारे पास बड़ी अच्छी सहूलियात मौजूद हैं, हम वहाँ यहाँ ला के उनका पोस्टमार्टम भी करते हैं। और जो आपने लायंस और इनका जिक्र किया, वो भी प्राइवेट लोगों ने जू विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट रखे हुए हैं और वो भी गाय बगाहे इधर हमारे आते हैं। सिजेरियन सेक्शन हमारे डॉक्टर साहब की टीम ने, डॉक्टर आसिम ने कई मरतबा लायनस में किया। डॉक्टर साहब, निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपने बनाया हुआ है और मैंने सुना कि काफ़ी अचीवमेंट आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चों। मैं समझता हूँ जी कि जो स्पोर्ट्स में एक मेंटल रिलैक्सेशन है वो ये तो अब प्रूव हो गया है। हार्मोन्स ऐसी सिक्रीट होती हैं जो आपके लिए एक खुशी का बास होती हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए युवास ने, बेशक हमारा कैंपस ये बड़ा ही क्राउडेड जगह पे है, लेकिन हमने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट और आउटडोर भी और काफ़ी चीज़ें हैं जो अचीवमेंट्स मैं चाहूँगा कि हमारे कोलीग प्रोफेसर अयूब जो इंचार्ज हैं इस तमाम चीज़ों के वो बताएंगे। प्रोफेसर साहब बताइए कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कितनी दिलचस्पी लेते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में? जी थैंक यू जी। एक्चुअली बात ये है कि वी हैव मोस्टली आवर साइंस ग्रेजुएट्स, तो वो उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड में लाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि दे आर कंसिडर्ड एज स्टूडेंट्स, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, तो उनको यहाँ लाना मुश्किल होता है। लेकिन हमारा डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स सर की लीडरशिप में हमने ऐसे कुछ इंसेंटिवाइज किया हुआ है कि स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं कि वो इस कॉम्प्लेक्स में आएँ। क्लासेस के बाद भी अभी भी आप देख सकते हैं कि क्लासेस अभी ख़त्म ही हुई हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दे हैव रश बैक हियर, तो उनको निकालना मुश्किल होता है। लेकिन हमारा कुछ सिस्टम ऐसा है कि हमने उनको इंसेंटिवाइज किया हुआ है, तो वो यहाँ पे प्ले करते हैं। डॉक्टर साहब, अचीवमेंट क्या है स्पोर्ट्स में, रैंकिंग में कितने नंबर पर है? जी सर, हमारी यूनिवर्सिटी जो है वी आर प्राउड के हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से हैं और दिस ईयर जो हमारी रैंकिंग आई है HEC की उसमें हम 4th पोजीशन पे हैं। पब्लिक सेक्टर में भी हमारी रैंकिंग जो है 4th पे है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ और इतनी सारी एंगेजमेंट्स देकर और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देकर HEC ने हमें एक 130 मिलियन का प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हमें असाइनमेंट दी गई है इसी साल कि आप यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी बनाएं।